हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नीतीश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल नीतीश बायोलॉजी पे। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सजीव एवं निर्जीव के बीच के अंतर और सजीव एवं निर्जीव का सामान्य लक्षणों के बारे में। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास में हम लोग। तो हेडिंग में डालेंगे, इसमें वस्तुएं जो होती है वो कितने प्रकार की होती हैं। अगर वस्तुएं का बात करें तो वस्तुएं कितने प्रकार के होते हैं। वस्तुएं यानी थिंग्स जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के। कौन कौन सब बोलो। एक सजीव और दूसरा निर्जीव। दूसरा कौन सा, निर्जीव। अब अगर यदि सजीव का बात करें तो सजीव मतलब क्या, लिविंग थिंग्स, और निर्जीव मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स। अब देखो, इसमें अगर हम सजीव का बात करते हैं तो सजीव में क्या होता है, जिसमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ये सब क्रियाएं जिसमें संपन्न होता है उसे सजीव कहेंगे, और जिसमें ये सब क्रियाएं संपन्न नहीं होता हो उसे निर्जीव कहेंगे। तो चलो देखते हैं सबसे पहले निर्जीव के बारे में। किसके बारे में, निर्जीव के बारे में, यानी नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग। अब नॉन लिविंग थिंग का अगर यदि बात करें, हम निर्जीव का बात करें तो निर्जीव किसको कहेंगे, वे वस्तुएं जिसमें क्या सब क्रियाएं नहीं होता हो, पोषण, श्वसन, उपापचयी क्रियाएं, परिवहन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि, विकास इत्यादि क्रियाएं संपन्न नहीं होता हो, निर्जीव कहलाता है। क्या कहलाता है, निर्जीव। क्या कहलाता है, निर्जीव। उसके बाद है ना, अब देखेंगे हम लोग सजीव के बारे में। निर्जीव में क्या देखें, सीधे बोलेंगे कि सजीव में होने वाली क्रियाएं निर्जीव में नहीं होती है। यानी सजीव में कौन कौन सब क्रियाएं होती है, तो ये सब जो देख रहे हैं, पोषण, श्वसन, उपापचयी क्रियाएं, परिवहन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि, विकास, उत्तेजना, है ना, ये सब क्रियाएं जो है सो सजीव में होती है और निर्जीव में नहीं होती है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखे हैं, वृद्धि। क्या लिखे हैं, वृद्धि। अगर हम वृद्धि का बात करते हैं तो वृद्धि जो है ये कुछ निर्जीव में होती है, जैसे पहाड़, नाखून, बाल, ये सब में वृद्धि होती है, और बाकी लगभग सभी निर्जीव में वृद्धि नहीं होती है। तो नोट में लिख लेंगे, कुछ निर्जीव जैसे में क्या, पहाड़, नाखून, बाल, है ना, इत्यादि में वृद्धि होती है। इत्यादि में वृद्धि होती है। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें, मतलब इसमें हम लोग देखें कि कुछ निर्जीव ऐसे होते हैं जैसे पहाड़, नाखून, बाल, है ना, इत्यादि, इन सब में वृद्धि होती है और बाकी में वृद्धि नहीं होती है ना। तो अब हम लोग देखेंगे आगे सजीव के बारे में। तो हेडिंग में डालो सजीव, यानी क्या कहेंगे इसको हम, लिविंग थिंग। क्या कहेंगे इसको, लिविंग थिंग।
सजीव का अगर यदि हम बात करते हैं तो सजीव मतलब क्या, लिविंग थिंग, और निर्जीव मीन्स नॉन लिविंग थिंग। अब इसका जस्ट उल्टा डेफिनेशन लिख देंगे। ऐसे तो सजीव को सामान्य भाषा में इसको डिफाइन करना संभव नहीं है ना, लेकिन फिर भी इसके लक्षण के आधार पर हम जो है इसे डिफाइन करेंगे। तो लिखो इसे, इसका डेफिनेशन लिखो, वे वस्तुएं जिसमें उपापचयी क्रियाएं पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, वृद्धि, विकास, प्रजनन, उत्तेजनशीलता, संवेदना, स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन, स्वनियमन इत्यादि क्रियाएं संपन्न होता हो, इत्यादि क्रियाएं संपन्न होता हो, क्या कहलाता है जी, संपन्न होता हो, क्या कहलाएगा, सजीव कहलाता है ना। जैसे हम लोग देखते हैं स्तनधारी सरीसृप पक्षी वर्ग, ये सब क्या है, एक प्रकार का सजीव है ना। तो इसमें हम लोग क्या देखें, वस्तुएं जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, बोलो याद हो जाएगा, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन सब, सजीव और निर्जीव। तो पहले निर्जीव के बारे में देखें, तो निर्जीव किसको कहेंगे, जिसमें सजीव वाले लक्षण नहीं होते हैं, यानी पोषण, श्वसन, उपापचयी क्रियाएं, परिवहन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि, विकास, उत्तेजना, संवेदना, स्वनियमन इत्यादि क्रियाएं नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, निर्जीव। और जिसमें होती है उसे क्या कहते हैं, सजीव, है ना। अब देखो कुछ निर्जीव ऐसे हैं जिसमें वृद्धि होती है, जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आज से कुछ दिन पहले हम लोग पढ़ते थे कि 8,848 मीटर था, और अभी कितना हो गया है, 8,850 मीटर, है ना। नाखून जो है इसका भी वृद्धि होता है, बाल जो है इसका भी वृद्धि होता है, अस्थि इसका भी वृद्धि होता है वातावरण में रह के। उसके बाद सजीव पे आए हम। सजीव का अगर बात करें तो सजीव को सामान्य भाषा में डिफाइन करना संभव नहीं है, लेकिन इसका कुछ लक्षणों के आधार पर हम, है ना, इसको डिफाइन किए। जैसे कह सकते हैं कि इसमें क्या सब नहीं होती है, होती है उपापचयी क्रियाएं, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, वृद्धि, विकास, प्रजनन, उत्तेजनशीलता, संवेदना और स्वनियमन, ये सब क्रियाएं जिसमें होती है उसे सजीव कहते हैं। क्या एक तरह से इसका क्या हो गया, लक्षण हो गया। उसके बाद फिर हम देखेंगे सजीव का सामान्य लक्षण है। अब जो ये सब क्रियाएं होती है तो ये सब क्रियाएं क्या है ना, ये सब क्रियाएं क्या है, तो इन सब के बारे में जानते हैं। तो हेडिंग में डालेंगे सजीव का सामान्य लक्षणें, या सजीवों का सामान्य लक्षणें। जेनरल, हेडिंग में डालेंगे जेनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग
बीइंग्स या लिविंग थिंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें हम बात करें, है ना, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं उपापचयी क्रियाएं पे। किस पे चलेंगे? उपापचयी क्रियाएं। उपापचयी क्रियाएं यानी मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज, है ना, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज। अब देखो, अगर उपापचयी क्रियाएं का बात करते हैं हम, तो उपापचयी क्रियाएं क्या हैं? कह सकते हैं सजीवों के शरीर में, सजीवों के शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं यानी केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाओं को, रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे? उपापचयी, उपापचयी या चय उपापचय अभिक्रियाएं। उपापचयी अभिक्रियाएं, इसी को कहा जाता है चय उपापचय अभिक्रियाएं। उपापचयी अभिक्रियाएं कहा जाता है। अब हम लोगों का शरीर को नियंत्रण में रखने के लिए, हम लोगों का शरीर में स्वनियमन होने के लिए, हम लोगों का शरीर में कोऑर्डिनेट होने के लिए, समन्वय स्थापित करने के लिए अब इतने सारे हार्मोन है, भोजन लेते हैं, इतना सारा चीज़ सोचते हैं, तो ये सब क्रिया एक साथ होती है। तो ये कब संभव होता है? हम लोगों का शरीर में क्या होता है? चय उपापचय की क्रिया। और चय उपापचय का क्रिया जो होता है, इसमें कह सकते हैं कि हर समय हम लोगों का शरीर में लगभग 3000 से 4000 केमिकल रिएक्शंस होता है, और इस केमिकल रिएक्शन के कारण हम लोगों का शरीर जो है ये बैलेंस में रहता है ना। तो यह जो है सो, अब ये जो 3000 से 4000 केमिकल रिएक्शंस होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपापचयी अभिक्रियाएं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? उसके बाद उपापचयी अभिक्रियाएं को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। तो कह सकते हैं उपापचयी अभिक्रियाएं या उपापचयी क्रियाएं का भाग, बात नहीं करेंगे कोई। उपापचयी क्रियाएं का भाग, तो इसे कितने भाग में बांटा गया है? 2 भागों में, है ना। कौन कौन सब? उपचयी और अपचयी। नंबर 1 में कहेंगे उपचयी अभिक्रियाएं। क्या कहेंगे? उपचयी अभिक्रियाएं। और दूसरा में कहेंगे अपचयी अभिक्रियाएं। क्या कहेंगे? अपचयी अभिक्रियाएं। उपचयी को हम एनाबॉलिज्म एक्टिविटीज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एनाबॉलिज्म एक्टिविटीज। और अपचयी को क्या कहेंगे? अपचयी को क्या कहेंगे? कैटाबॉलिज्म एक्टिविटीज। क्या कहेंगे? कैटाबॉलिज्म एक्टिविटीज। क्या देखें? उपापचयी क्रियाएं का भाग, तो इसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं एनाबॉलिज्म एक्टिविटीज और दूसरे को कहते हैं कैटाबॉलिज्म एक्टिविटीज। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब देखो, 1 नंबर पे हम लोग चलेंगे। किस पे? किस पे चलेंगे? एनाबॉलिज्म एक्टिविटीज पर। किस पर चलेंगे? एनाबॉलिज्म एक्टिविटीज पर, यानी उपचयी अभिक्रिया या उपचयी क्रियाएं पर। अब इसमें क्या होता है जी? उपचयी क्रियाएं में क्या होती है? कह सकते हैं कि यह रचनात्मक रिएक्शंस है।
यह रचनात्मक अभिक्रियाएं हैं, यह रचनात्मक एक्टिविटीज है। इसमें छोटा छोटा पदार्थ मिल करके, यानी सरल पदार्थ मिल करके जटिल पदार्थों का निर्माण करता है। इसमें सरल पदार्थ मिलके जटिल पदार्थों का निर्माण करता है। तो कह सकते हैं यह रचनात्मक, क्या रचनात्मक अभिक्रियाएं होती है। इसी में तुम ऐड कर सकते हो यह रचनात्मक, यह है ना, इसको तुम कह सकते हो कि ये रचनात्मक अभिक्रियाएं, या फिर इसको हम कह सकते हैं क्या, निर्माणकारी। काहे कि इसमें छोटा पदार्थ से, सिंपल कंपोनेंट से कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट का फॉर्मेशन होता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, निर्माणकारी। अरे बड़ा कह सकते हैं, अगर छोटा छोटा ईटा को मिला करके इसमें सीमेंट गिट्टी बालू सब का यूज करके एक बड़ा घर बना दिए तो क्या किए, क्या किया रे, निर्माण किए। अगर घर को तोड़ दे, टुकड़ा टुकड़ा बना दे तो क्या किए, उसको विनाश किए। तो जब घर को तोड़ देंगे तो वो होगा अपचयी अभिक्रियाएं, और जब घर बनाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, उपचयी अभिक्रियाएं। दोनों का अंतर समझ गया। तो वही चीज़ है, इसमें सरल पदार्थ, कई सरल पदार्थ मिल करके जटिल पदार्थ का निर्माण होता है, और इसमें कई जटिल पदार्थ अब कई छोटे छोटे भागों में, कई छोटे छोटे खंडों में टूट करके सरल पदार्थ का निर्माण करता है ना। तो वही चीज़ होता है। तो इसी को कहेंगे, जब निर्माण करेंगे तो निर्माणकारी, और विनाश करेंगे तो विनाशकारी। तो वही चीज़ लिखे कि यह रचनात्मक अभिक्रियाएं या निर्माणकारी अभिक्रियाएं भी कहलाता है, अभिक्रियाएं भी कहलाता है। कोई प्रॉब्लम? इसका हम डेफिनेशन लिख लेंगे। वे उपापचयी अभिक्रियाएं, काय की उसी का न प्रकार है ये, वे उपापचयी अभिक्रियाएं जिसमें क्या होता है, जिसमें कई सिंपल कंपोनेंट, जिसमें कई सिंपल कंपोनेंट, कई सिंपल कंपोनेंट्स यानी सरल अवयवें, सरल अवयवें मिलकर एक जटिल अवयव का, यानी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट का, जटिल अवयव यानी कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स का निर्माण करता है, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स का निर्माण करता है। क्या कहलाता है, उपचयी अभिक्रियाएं या उपचयी क्रियाएं कहलाता है, उपचयी अभिक्रियाएं या उपचयी क्रियाएं कहलाता है। क्या हैंग कर रहा है क्या, क्या होगा, उपचयी अभिक्रियाएं। दिल दिमाग सबको यहीं पे रखना है ना। अब तन यहाँ है, मन कहीं और रंगभूमि मैदान में घूम रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। अब देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पर देखेंगे क्या हम लोग, दूसरा इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा बताओ, किस में निर्माण होता है। इधर रखो दिमाग, कॉपी अभी बंद करो, कॉपी किताब। क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण यानी क्या, फोटो सिंथेसिस। क्या, फोटो सिंथेसिस। अब प्रकाश संश्लेषण का अगर यदि बात करें हम, तो इसमें क्या होता है,
वातावरण से पेड़ पौधा CO2 लिया, जड़ के द्वारा क्या लिया, अब इसमें क्या आ गया, कह सकते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश, ये वाला फैन बंद कर दो तो, क्लोरोफिल डिस्टर्ब कर रहा होगा हमको लगता है ना, क्लोरोफिल। अब क्या बनेगा इसमें, क्या बनेगा, ग्लूकोज H2O और अधिक मात्रा में O2 तो बनेगा ही, O2 नहीं बनेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। चलो इसको थोड़ा छोटा छोटा लिखो तभी आएगा ये, नहीं तो नहीं आएगा। क्या बनेगा, C6H12O6 H2O और O2। यहाँ पर ATP नहीं करेंगे, का श्वसन थोड़े हो रहा है, यहाँ पर कह सकते हैं प्लांट भोजन बना रहा है, क्या चीज़ में, ग्लूकोज के रूप में, और यह ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। तो इसमें बैलेंस करने का तरीका भी बताए थे, है ना, केमिस्ट्री क्लास में पढ़ा होगा, जो जितना जटिल उसको उतना पहले बैलेंस किया जाता है। तो सबसे जटिल है ग्लूकोज, ग्लूकोज को छोड़ देंगे, पहला वाला जल के आगे 12 लगाएंगे, शेष बचा हुआ भाग में क्या लगा देंगे, 6 लगा देंगे। तो ये हो गया हम लोगों का प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन। तो इस तरह का क्रिया होता है इसमें। अब ये हुआ कैसे कैसे, इसके बारे में हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर दूसरा है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, अपचयी अभिक्रियाएं। दूसरा क्या है, अपचयी अभिक्रियाएं, यानी कैटाबोलिज्म एक्टिविटीज। क्या है दूसरा, कैटाबोलिज्म एक्टिविटीज। अब तुम लोग बताओ इसे कौन अभिक्रिया भी कहते हैं, है ना। लिख सकते हैं कि इसे विनाशकारी, क्या, विनाशकारी अभिक्रियाएं भी कहा जाता है। काहे विनाशकारी अभिक्रियाएं कहेंगे, अभिक्रियाएं भी कहा जाता है, इसे विनाशकारी अभिक्रियाएं भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जटिल अवयव कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट टूट करके छोटा छोटा यानी सरल अवयव का निर्माण करता है। तो एग्जाम्पल में क्या होगा इसका, एग्जाम्पल में क्या होगा, श्वसन यानी रेस्पिरेशन। तो चलो देखते हैं कैसे होता है, लिखेंगे वे उपापचयी, वे उपापचयी अभिक्रियाएं, वे उपापचयी अभिक्रियाएं जिसमें जटिल अवयव, क्या, जटिल अवयव, जटिल अवयव ऑक्सीकृत होकर या विखंडित होकर या टूटकर, विखंडित होकर सरल अवयव का निर्माण करता है। सरल अवयव, अवयवों कर दो, है ना, सरल अवयवों का निर्माण करता है, निर्माण करता है। क्या कहलाता है, अपचयी अभिक्रियाएं कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयी अभिक्रियाएं कहलाता है। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें, मतलब जटिल अवयव टूट करके सरल अवयव बनेगा। अब जैसे हम लोग श्वास लेते हैं, है ना, मिश्रित गैस के साथ ऑक्सीजन भी जाता है और ऑक्सीजन ही कुपिका से आगे बढ़ता है, और वह ऑक्सीजन हम लोगों का शरीर के सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, उस ग्लूकोज को ये तोड़ता है, किसकी सहायता से, एंजाइम की सहायता से, और बनाता क्या क्या है, CO2 H2O और काफ़ी अधिक मात्रा में
ATP। तो इसमें भी वही मेथड लगाएंगे, सबसे बड़ा जो है इसको कहेंगे भैया तुम सबसे बड़ा है, बड़े रहो, और बाकी में क्या लगा देंगे, बड़ा करने के लिए बाकी में 6 लगा देंगे। अब ये घर में जाके जोड़ लेना, सब बराबर है दोनों ओर, है ना रे। अब देखो इसमें तो वही देखें, इसका श्वसन में मेन टारगेट है क्या बनाना, ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, या एक प्रकार का जैविक ऊर्जा है, इसी का हम लोग अपना दैनिक जीवन में यूज करते हैं। अब देखो इसमें ये हो गया, है ना, तो इसमें हम लोग देख लिए कि ये हो गया कौन सा, तो ये हो गया विनाशकारी यानी अपचयी, है ना रे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या देखें, इसमें देखें कि अपचयी उपापचयी अभिक्रियाओं के बारे में। उपापचयी अभिक्रिया क्या है, उपापचयी अभिक्रियाएं क्या है, तो इसमें कह सकते हैं कि शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, उपापचयी अभिक्रियाएं कहा जाता है। और उपापचयी अभिक्रियाएं को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कौन कौन सब, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। उपचयी अभिक्रियाएं या उपचयी क्रियाएं, या दूसरा अपचयी अभिक्रियाएं। उपचयी अभिक्रियाएं का अगर बात करें तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, रचनात्मक या फिर निर्माणकारी, क्योंकि इसमें छोटा छोटा अवयव मिलकर बड़ा अवयव का निर्माण करता है। तो इसमें हम लोग देखें अब जो है सो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया में, यानी इसमें हम लोग क्या देखें, तो वे उपापचयी अभिक्रिया जिसमें सिंपल यानी सरल यानी साधारण अवयव मिल करके कॉम्प्लेक्स यानी कह सकते हैं कि जटिल अवयव का जो निर्माण करता है उसे उपचयी अभिक्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया प्रकाश संश्लेषण। अब देखो इसमें 2 हैं, है ना, 2 तत्व है इसमें, जो है इसमें 2 है, 2 प्रकार का, तो ये मिल करके एक बड़ा पदार्थ का निर्माण किया। अब जो है सो यहाँ पर बड़ा पदार्थ का निर्माण किया, किसका, ग्लूकोज का। तो छोटा छोटा चीज मिल करके बड़ा चीज का निर्माण कर लिया, तो इसे हम कहेंगे निर्माणकारी। और इसी का जस्ट उल्टा होगा अपचयी अभिक्रियाएं। अपचयी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, विनाशकारी अभिक्रियाएं। और इसमें जो है वो जटिल अवयव ऑक्सीकृत या विखंडित या टूट करके कई छोटा छोटा किसका निर्माण करता है, सरल अवयवों का। और जो सरल अवयव का निर्माण करता है इसी को हम क्या कहते हैं, अपचयी अभिक्रियाएं। इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल में श्वसन यानी रिस्पायरेशन। इसमें ग्लूकोज था, ग्लूकोज में ऑक्सीजन गया, एंजाइम से सहायता लिया और इसको जाके तोड़ दिया, बना लिया क्या, CO2 H2O और ATP। अब कहेगा प्रकाश संश्लेषण में मेन टारगेट क्या है पौधा का, प्रकाश संश्लेषण में ATP बनाना, ऑक्सीजन बनाना, ग्लूकोज बनाना रे। पौधा का मेन टारगेट है ग्लूकोज बनाना, ऑक्सीजन फ्री में बन जाता है, हम लोग यूज करते हैं, है ना। और इसमें जो है, इसमें अब कहेगा श्वसन में मेन टारगेट क्या करना है, ATP बनाना। अब कोई हम लोग कोई पदार्थ बनाते हैं, साथ में अवशिष्ट पदार्थ बनता है ना, तो वही इसके लिए ये दोनों क्या है, अवशिष्ट पदार्थ, समझ गए। तो ये चीज़ हो गया, ये रहा हम लोगों का चय उपापचय। क्या रहा, चय उपापचय। अब हम लोग देखते हैं पोषण के बारे में। चलो हेडिंग में डालो पोषण। क्या डालेंगे, पोषण यानी न्यूट्रिशन। पोषण का अगर बात करें तो पोषण क्या होता है, पोषण क्या होता है, पोषण तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता। अगर शॉर्टकट में इसका डेफिनेशन देखें तो कहेंगे क्या, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना, उसका क्या करना, उपयोग करना पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। अब अगर यदि देखें यहाँ पर एक वर्ड आ गया है, कौन सा, पोषक तत्व, न्यूट्राइंट्स। क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्राइंट्स। न्यूट्राइंट्स यानी पोषक तत्व, इसको बोलते हैं क्या, पोषक तत्व।
अब देखो अगर पोषक तत्व का बात करें तो जो पदार्थ जो कह सकते हैं कि जो अवयव हम लोगों का शरीर के अंदर में जा कर के हम लोगों का शरीर का सेल का मरम्मत करता हो, सेल का निर्माण करता हो, है ना, शरीर को कह सकते हैं कि एनर्जी प्रदान करता हो, उसी को हम क्या कहेंगे? पोषक तत्व। तो इसके अंतर्गत क्या सब आएगा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। इसको कितने समूह में बांटा गया है? 6 मुख्य रूप से। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल, विटामिन, खनिज लवण। और क्या? खनिज लवण, है ना। ईटीसी नहीं लगाएंगे, बस हो गया। और क्या ईटीसी रे? हाँ, पोषक तत्व इतना ही होता है, इसी में सारा चीज समाया हुआ है। अब देखो ये हो गया। अब अगर यदि हम कह सकते हैं पोषण के आधार पर जीवों का प्रकार, पोषण के आधार पर जीवों का प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण के आधार पर जीवों का प्रकार, तो कितने प्रकार का? 2 प्रकार का लिख सकते हैं। इसके आधार पर जीव 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सब? नंबर 1 में स्वपोषी पोषण, जीव का बात कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? एक स्वपोषी और दूसरा परपोषी। पते से चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। स्व मतलब खुद पर जो भोजन के लिए निर्भर रहता है उसे स्वपोषी, या किसी न किसी रूप से दूसरे पर निर्भर रहते हैं परपोषी। हम लोग क्या है? स्वपोषी, परपोषी। जब अपने बना खाते हैं तो फिर परपोषी कैसे, है ना। तो ये जो है सो कह सकते हैं उत्पादक का यूज करते हैं हम लोग, है ना, तो इसलिए जो है सो परपोषी हैं, है ना। अगर डायरेक्ट प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते तब होते क्या? स्वपोषी, यानी ऑटोट्रोप्स, और दूसरा हेटेरोट्रोप्स। अब देखो यहाँ पर 1 नंबर देके डैश दो। 1 में क्या हैंग नहीं कर रहा है किसी का? हाँ, ज़्यादा हो जाए तो फिर बोलना। ऑटोट्रोप्स का अगर बात करें तो क्या कहेंगे? वे जीव, शॉर्टकट में डेफिनेशन देंगे एकदम 1 लाइन में। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, क्या कहेंगे? स्वपोषी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वपोषी। लिखेंगे स्वपोषी जीव सामान्यतः किसके द्वारा? स्वपोषी जीव सामान्यतः कौन विधि के द्वारा? सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा। कौन विधि के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा पोषण करता है। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है उसके बारे में भी देखेंगे, लेकिन लास्ट में देखेंगे इसका, है ना। एग्जाम्पल में क्या होगा? हरे पेड़ पौधे, और क्या? कुछ जीवाणु, युगलिना भी आता है। युगलिना दोनों विधि के द्वारा करता है, पता है ना। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा नंबर क्या है? परपोषी। दूसरा क्या है? परपोषी, यानी हेटेरोट्रोप्स। दूसरा क्या है? परपोषी यानी हेटेरोट्रोप्स। परपोषी का बात करें तो क्या कहेंगे इसमें?
वे जीव जो पोषण के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, परपोषी कहलाता है ना। क्या कहलाता है? जो दूसरे पर निर्भर रहेगा क्या कहेंगे? परपोषी। पर माने दूसरे, पोषी मतलब पोषण करने वाला। अब जो है सो यह कितने प्रकार के? यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? बहुत सारा बुक में 2 प्रकार मिलेगा। मृतजीवी का नहीं किया गया व्याख्या, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 3 प्रकार। नंबर 1 पैरासाइटिक। नंबर 1 में क्या? पैरासाइटिक यानी परजीवी। 1 नंबर में क्या? परजीवी। 1 नंबर में क्या? परजीवी। परजीवी किसको कहेंगे? जो होस्ट बॉडी यानी पोषित शरीर पर पोषण के लिए निर्भर रहता है, बदले में बीमारी फैलाता है ना। जैसे मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर, है ना रे। नर तो बाबा होता है, नर नहीं खाता पीता है ना, किसी का ब्लड नहीं चूसता है, जोक वगैरह भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पर परजीवी का बात करेंगे तो परजीवी क्या? वे जीव जो पोषित शरीर पर निर्भर करता हो। सीधे लिखेंगे किस पर? पोषित शरीर यानी होस्ट बॉडी पर निर्भर करता हो। उस पॉइंट को ऐड कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो गलती नहीं होगा। क्या कहलाएगा? परजीवी कहलाता है। क्या कहलाता है? परजीवी कहलाता है। अब एग्जाम्पल में मादा एनोफिलीज मच्छर, मादे होता है। तुरंत बताया ना कि नर बाबा होता है रे। ये जो है खून दून नहीं पीता है, ये फल फूल जूस ये सब चीज़ लेके अपना जीवन व्यतीत करता है ना। मादा क्यूलेक्स मच्छर है ना, मादा जो होती है खून चूसने के लिए ही होती है ना रे। उसके बाद खटमल इत्यादि कर दो, बहुत चीज़ है, कितना लिखेगा। उसके बाद दूसरा क्या है? परजीवी के बाद है ना मृतजीवी यानी सेप्रोफाइटिक। नाम से पता चल रहा है मृतजीवी क्या कर रहा होगा? मृत चीज़ों पर जो जीवित रहता है ना। कह सकते हैं वे जीव का कोई प्रॉब्लम, वे जीव जो सड़े गले चीज़ों पर निर्भर करता है। क्या कहलाता है? मृतजीवी कहलाता है ना। उसके बाद तीसरा क्या है? इसका एग्जाम्पल क्या होगा जी? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हाँ, कवक। कुछ जीवाणु भी होगा है ना। मशरूम एक प्रकार का कवक है। जब कवक लिख दिया तो मशरूम का लिखेगा जी, है ना। मशरूम एक प्रकार का क्या है? कवक है। और यहीं पर नोट में लिख लेंगे मृतजीवी को ही अपघटक कहा जाता है। बड़े बड़े है ना पदार्थों को, बड़े बड़े शरीर को ये जो है सो सरल पदार्थों में कन्वर्ट कर देता है। तो कह सकते हैं इसे डीकम्पोजर। क्या? डीकम्पोजर यानी अपघटक भी कहा जाता है। इसे अपघटक भी कहा जाता है। उसके बाद तीसरा
प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी, भोजी का रे भोजी, भोजी मतलब है ना पोषण करने वाला, या कहेंगे इसको क्या, प्राणी सम पोषी, या इसी को कहेंगे होलोजोइक। होलोजोइक किसको कहेंगे, प्राणी मतलब जंतु, सम मतलब समान, भोजी मतलब भोजन करने वाला, जो जंतुओं के समान भोजन करता, वे जीव जो जंतुओं के समान ठोस पदार्थों को क्या करता है, ग्रहण करता है। प्राणी संभोजी कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राणी संभोजी कहलाता है। एग्जाम्पल में क्या होगा, एमीबा, अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा में देखा ना कूटपद के द्वारा जो करता है, संपूर्ण भोजन को ग्रहण कर लेता है। अमीबा डाइटम्स को ज़्यादा पसंद करता है ना। मानव भी कर सकता है, इसमें मेढक भी डाल सकता है तुम, इत्यादि कर दो। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखो इसको एक बार हीट करते हैं और यहीं पे दिमाग रखो, 100% यहीं याद हो जाएगा। क्या देखे सबसे पहले आज हम लोग, सबसे पहले किस पे आए आज हम लोग, है ना। सबसे पहले देखे वस्तुओं के बारे में। वस्तुएं कितने प्रकार के होते हैं? वस्तुएं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सब? सजीव और निर्जीव। कौन कौन सब? सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव। तो सबसे पहले देखें निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स में क्या देखें? जिसमें सजीव के तरह लक्षण नहीं होता है, यानी जिसमें पोषण, श्वसन, उपापचयी क्रियाएं, परिवहन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि इत्यादि क्रियाएं नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? निर्जीव। फिर दूसरा हम लोग देखें, इसमें एक पॉइंट और देखें कि कुछ निर्जीव जो है ये वृद्धि करती है। जैसे क्या सब चीज बोलो? पहाड़, नाखून और बाल। उसके बाद फिर सजीव के बारे में देखें। सजीव का बात करें तो सजीव में क्या होता है? सजीव में उपापचयी क्रियाएं होती है, पोषण होता है, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, वृद्धि, विकास, उत्तेजना, संवेदना, है ना। और इसमें स्वनियमन इत्यादि क्रियाएं संपन्न होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? सजीव। और सजीव का सामान्य लक्षण में सबसे पहले कौन सा लक्षण देखें हम लोग? सबसे पहले उपापचयी क्रियाएं, यानी शरीर में जो भी क्रियाएं होती है उसे कौन क्रियाएं? उपापचयी। और यह कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन सब? अपचयी, उपचयी, है ना। यानी कह सकते हैं कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म। अब एनाबोलिज्म को पहले देखें तो एनाबोलिज्म को कौन क्रियाएं कहा जाता है? और दूसरा क्या नाम है इसका? क्यों कहा जाता है ये क्रियाएं? क्योंकि इसमें कई सरल पदार्थ मिल करके, सरल अवयव मिल करके किसका निर्माण करता है? जटिल अवयव का निर्माण करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? उपचयी अभिक्रियाएं। और इसमें कौन सा एग्जाम्पल आएगा? प्रकाश संश्लेषण में CO2, H2O सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, जल बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। यानी ये छोटे छोटे पदार्थ मिलके बड़ा पदार्थ का निर्माण किया। उसके बाद अपचयी अभिक्रियाएं, तो इसे विनाशकारी भी कहा जाता है, क्योंकि जटिल पदार्थ टूट करके कौन पदार्थ बनाता है? सरल पदार्थ बनाता है, सरल अवयव बनाता है। जैसे श्वसन में ग्लूकोज को ऑक्सीजन एंजाइम की सहायता लेकर के किस तोड़ के क्या बना देता है? CO2, H2O और ATP। फिर पोषण देखें तो पोषण का बात करें तो पोषण पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, तो उसे क्या कहते हैं? और पोषण जो है सो पोषक तत्व के अंतर्गत क्या सब आता है बोलो? है ना। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल, विटामिन, खनिज, लवण, है ना। और पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, स्वपोषी और स्वपोषी। में जीव जो है कैसे भोजन बनाता है?
स्वंग बनाता है। स्वंग कहे तो कौन विधि के द्वारा, है ना। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, है ना, हरे पेड़ पौधा और कुछ जीवाणु और परपोषी में जीव किसी न किसी रूप से, है ना, अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। जो अन्य जीवों पर निर्भर रहता है उसे हम कहते हैं परपोषी। और यह कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन सब, परजीवी, मृतजीवी, प्राणी संभोजी। परजीवी जो किस पर निर्भर रहता है, पोषित शरीर पर, जीवित शरीर पर, होस्ट बॉडी पर, और बदले में बीमारी फैलाता है। जैसे मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा क्यूलेक्स, खटमल इत्यादि। उसके बाद मृतजीवी। मृतजीवी जो फड़े गले चीज़ों पर निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी में क्या सब आएगा, फंगस, सम बैक्टीरियाज, है ना रे। उसके बाद इसे अपघटक भी कहते हैं। और साथ में प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी जो जंतुओं के समान ठोस अवयवों को ग्रहण करता है भोजन में, उसे प्राणी संभोजी कहते हैं, है ना। इसमें अमीबा, पैरामीशियम, मानव मेढक इत्यादि, है ना। तो ये हो गया हम लोगों का आज का क्लास। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद।